मॉर्निंग बच्चों, आज हम 8th क्लास से फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो हम इसमें अपने भारत के संविधान के बारे में जानेंगे कि जो हमारा भारत का संविधान है वो किस तरह से कार्य करता है और उसका स्वरूप कैसा है। तो बेटा इसमें आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल को हाथ से लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो खेल को फुटबॉल नहीं माना जाता। अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं और उसको अगर अगर उसमें हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो फाउल लगता है। उसी तरह से जैसे जो है, अगर आप स्कूल जा रहे हो और अगर अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो आपके जो स्कूल में है आपको पनिशमेंट मिलेगी। उसी तरह से जो है हमारे समाज राजनीतिक समाज में सामाजिक जीवन को अगर चलाना है तो उसके लिए जो है संविधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं हम लोग उसमें। ठीक है, अब देखो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि किसी देश को जो है संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज की दुनिया में ज़्यादातर देश के पास संविधान होता है, पर आमतौर में सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सबके पास जो है संविधान जरूरी होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि संविधान कई देश के पास अपने संविधान होते हैं वह सभी लोकतंत्र देश ही होंगे, यह जरूरी नहीं है। संविधान कई उद्देश्यों को पूर्ति करता है। संविधान ही बेटा हमें बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत रूप कैसा है। ठीक है, देश को चलाने के लिए जो है संविधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो देश को जो है बेटा चलाने के लिए हमारे जो संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए हैं जिसमें जो है सारे लोगों को जो है एक समान मानते हैं उसमें। ठीक है, और उसमें ना देश को चलाने के लिए नियम लगाए जाते हैं। उन नियमों को जो है आम जनता को और सरकार को जो है उन नियमों का पालन करना होता है। इसमें आपको देखो एग्जाम्पल दे रखा है, नेपाल के बारे में बताया गया है कि भारत में जब 1990 में नेपाल पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि जो 1990 में जो सिद्धांत बना था नेपाल का, वो इस पे आधारित था कि जो वहाँ का शासक राजा है वहाँ पे वो संविधान उसके अनुरूप चलेगा, कि जो भी राजा है उसके हाथ में जो है सारी शक्ति थी संविधान चलाने की। तो इससे जो है वहाँ की जनता जो है बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, जिस कारण से उन्होंने जन आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। फलस्वरूप जब 2006 में आखिरकार जो है उन्होंने संविधान का जितने भी राजा की जो सत्ता है उसको ख़त्म कर दी और उनको मतलब नया संविधान मिल गया। अब पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मुख्य। 20वीं सदी के आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशकों पुराने हो चुके थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार विमर्श किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह होना चाहिए। तो इसमें बेटा ये बताया गया था कि जो भारतीय संविधान पहले निर्णय जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे तो उस समय जब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जब राष्ट्रवादियों ने इस बात पर चर्चा की थी कि जो भारतीय का संविधान स्वतंत्र जो भारत होगा उसका संविधान कैसा होगा। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचार शासन ने भारतीय के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उससे प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतंत्र सरकार का गठन कैसे किया जाएगा और कामकाज के नियम को कैसे लागू किया गया है। तो बेटा इसमें यही बताया जा रहा है कि जब भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, जिस समय मतलब भारत जो था गुलाम था, तो भारतवासियों को ये समझ में आ गया था कि जो भारत के जो नेता थे राष्ट्रवादी जो थे उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जो भारत है उसमें लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें जो है लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा महत्व रखती थी। तो इसमें ये लोकतंत्र सरकार का गठन कैसे किया जाएगा इस सब और वो कैसे काम करेगा और उनके क्या नियम होंगे, तो इन सब बातों पर उन्होंने जो है विचार विमर्श किया। इसमें लगभग जो है 300 लोगों ने योगदान दिया था। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य भावी संविधान के निर्माण के लिए अलग 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। तो इसमें जो है संविधान सभा में लोगों ने 1946 में हुआ था इसका संविधान सभा का गठन, इसमें 300 लोगों ने बेटा योगदान दिया था। और ये जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी ये लगभग 3 साल तक चली थी। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे कि संघवाद का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि देश में हमने बेटा देखो 6th क्लास में भी पढ़ा था कि संघवाद का मतलब जो सरकार होती है वो कितने स्तर पर कार्य करती है। तो इसमें भी हम संघवाद का भी यही मतलब हुआ कि राज्य का 3 स्तरों पे मतलब राज्यों का जो है कई स्तरों पे कार्य करना। देखो हमारे देश में जो है राज्य स्तर भी है, सरकार है और केंद्र स्तर पर भी है। तो पंचायती राज्य व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है और जो पंचायती व्यवस्था मानी जाती है वो कौन सा स्तर है? तीसरा स्तर है। आप ये सब 6ठी और 7वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है इसके बारे में। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लें। तो बेटा आपको संघवाद का मतलब समझ में आया कि एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये भी है कि संविधान में इसमें ये फैसला लिया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली में कुछ लोग जो बैठे हैं वो लोकतंत्र के नियमों का फैसला ना ले पूरी अच्छी तरह से, उसमें क्या है सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तर पर प्रतिनिधियों ने चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में एक कंता की कहानी दी गई थी, वोट डालने की कतार में खड़ी थी वो। संविधान सभा अपनी वैश्विक नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है संविधान सभा के। अब देखो जो संविधान सभा है उसमें ये नियम डाला है कि जितने भी जो भी वैश्विक मतलब कि जो 18 वर्ष के ऊपर है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको वोट डालने का अधिकार माना जाता है। तो ये जो है शासन की पद्धति यानी शासन को किस तरह से माना गया था वो बताया जा रहा है इसके अंदर आपको। ठीक है, कि जो सरकार है उसका क्या था कि जो जितने भी प्रतिनिधि थे वो कौन चुनते थे? लोग चुनते थे खुद। ठीक है, और उसमें कैसे चुना जाता था? उनको वोट डालकर, वोटों के द्वारा चुना जाता था। संविधान सभा के सदस्य जब भी संविधान की रचना कर रहे होंगे तो उन्हें लगा होगा कि स्वतंत्र संघर्ष के भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इसमें न केवल लोकतांत्रिक सोच व आमतौर पर तरीके प्रोत्साहन मिलेंगे, जाति वर्ग और मर्द औरत के फर्क पर भी आधारित ऊंच नीच की बेड़ियां भी तोड़ दी होगी। कि मतलब जो है अगर आप वोट डालते हो तो वोट के लिए जाति ना तो जाति का कोई भेद होगा, ना ही वर्ग का, और ना ही औरत और मर्द यानी औरत और आदमी का कोई फर्क नहीं माना जाएगा, ना कि ऊंचे और नीची जाति में सबको समान अधिकार होगा वोट डालने का। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे शक्तियों का बंटवारा। बेटा देखो इसमें शक्तियों के बंटवारे के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे संविधान में जो अंग बनाए हैं सरकार के जो 3 अंग होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो 3 अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं। देखो विधायक, 3 अंग कौन कौन से होते हैं बेटा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हम निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। अब जो विधायिका होते हैं उसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करना और शासन चलाने का काम करता है और न्यायालयों की व्यवस्था करता है। न्यायपालिका कहा जाता है तो जिसको जो न्यायालय की व्यवस्था करता है वो न्यायपालिका कहलाता है। जो कानून को देखता है वो कार्यपालिका कार्य करता है। इन्हीं सभी अंगों की शक्तियां जो हैं एक दूसरे से अलग होती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। जिस तरह से देखो अब ये तीनों हैं आपस में कार्य अलग अलग कार्य होता है, लेकिन क्या है तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीनों एक दूसरे के ऊपर जो है निरंकुश रखते हैं, यानी तीनों जो है एक दूसरे के कार्य पर नजर रखते हैं कि कौन किस तरह से कार्य कर रहा है। अब बेटा हम अपने पढ़ेंगे कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। मौलिक अधिकार होते हैं वो हमारे मौलिक अधिकार वाले खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाती है। देखो जो भारतीय संविधान बना उसमें सब अंतरात्मा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। क्यों? क्योंकि ये जो है संविधान में हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि जिससे जो है हम अपने बेटा देखो हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। जो मौलिक अधिकार है ना संविधान में इसको हमारी अंतरात्मा कहा गया है, क्योंकि ये जो है इसमें जो है हर एक सब अधिकार दिए गए हैं आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए। तो देखो पहला हमारा मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। इसमें क्या होता है बेटा? कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग लोगों का देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान होती है। उसी तरह से मतलब कहने का है कि जो लोग हैं वो कैसे भी उनके लिए जो है कैसा भी मनुष्य हो संविधान में वो सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है, छुआछूत की कोई प्रथा नहीं है उसमें। उसी तरह से दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार कि हमारे जो व्यक्ति है
इस अधिकार के अंतर्गत भाषण देने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, ये सारा जो है किसी भी पेशा कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है इसमें, ठीक है बेटा। उसी तरह से तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरी श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो इसमें शोषण के विरुद्ध मतलब कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो कार्य करते हैं उसका विरोध किया गया है। उसी तरह से चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, क्योंकि हम जो हैं अपने किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं धर्म के आधार पर। हम अपने किसी भी धर्म को अपनाकर उसमें मतलब धर्म में तब्दीली हो सकते हैं। उसी तरह से पांचवा हमारा अधिकार है संस्कृति और शैक्षणिक के अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्था खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या होता है बेटा, नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो जो है अदालत का सहारा ले सकता है। तो आपको जो है ये नोटबुक में ये सारे अधिकार लिखना है बेटा, ठीक है। निरपेक्षता कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ आता है बेटा, देखो लोकतांत्रिक में धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसका मतलब होता है कि जो भारत है वो किसी भी एक धर्म को नहीं मानता, सारे धर्म को एक जैसा मानता है, जो सारे धर्म को अपनाता है। तो इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं कि जो किसी एक धर्म को ना माने, सबको बराबर हिस्सा दे, यानी सबको माने। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में भी आमतौर पर विस्तार करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो जो किसी मतलब राज्य जो है किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, वो सारे धर्म को बराबर मानता है। संविधान जो है में ये करना है कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा, देश को चलाने के लिए, देश में शांति बनाने के लिए जो है संविधान की ज़रूरत पड़ती है। जो संविधान है उसमें जो है हमारे देश को चलाने के लिए नियम होते हैं, उस नियमों का जो है हमें पालन करना चाहिए और हमें जो है उसके नियमों को पालन करके उसकी राह पर चलना चाहिए। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या करते। इस तरह से जो है आपको ये दोनों क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।